हेलो ह्यूमन काइंड, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। द फाइटोप्लैंक्टन अकेडमी वेलकम्स यू ऑल एंड आज हमें करना है एनवायरमेंटल साइंस पेपर 2 अंडर यूजीसी नेट जिसका कोड है 89। ये पेपर 2022 में हुआ है। इसको हम एनालाइज करेंगे वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, गुड एब्जॉर्बर्स आर दी गुड एमिटर्स। ये स्टेटमेंट किस लॉ को रेफर करता है? तो बच्चों हमें पता है कि जब थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेज पर एक बॉडी के ऊपर जो पावर रेडिएट होती है, तो जितनी पावर उसके ऊपर रेडिएट होती है उतनी ही एबिलिटी होती है उस पावर को री रेडिएट करने की। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 100% पावर रेडिएशंस हो रही हैं, इंसिडेंट हो रही हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो इट मस्ट री रेडिएट द 100% रेडिएशंस। तो ये स्टेटमेंट दिया गया है किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग टू देम गुड एब्जॉर्बर्स आर दी गुड एमिटर्स। अगर स्टीफन लॉ की बात करें तो यहाँ पे कहना है कि जो टोटल रेडिएंट हीट पावर एमिट होती है किसी भी एक सरफेस से, तो वहाँ पर एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर की पावर 4 के। इसको अगर हम इक्वल टू में देखें तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है स्टीफन कांस्टेंट एन टी टू द पावर 4। बच्चों वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ होता है कि जब ब्लैक बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो इन्वर्स रिलेशन होता है वेवलेंथ से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अ सैंपल ऑफ एयर हैज़ अ रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ 60%. Given that the saturated vapor pressure of water is 2260 Pascal, calculate the vapor pressure of air at 20 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हमें समझना है कि वेपर प्रेशर क्या होता है। तो प्रेशर एक्सर्ट होता है बाय ए वेपर व्हेन इट इज़ इन इक्विलिब्रियम स्टेट विद द कंडेंस्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालने का फॉर्मूला होता है, जो भी पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वाटर वेपर का, यानी कि पार्शियल वेपर प्रेशर आप लिख सकते हैं इस तरीके से, एंड देन इक्विलिब्रियम का जो वेपर प्रेशर होता है इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी दी गई है, ऑलरेडी 60% इज गिवन। देन ये पार्शियल वेपर प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है, यानी कि वेपर प्रेशर एट ऑफ एयर। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे वीपी इज इक्वल टू हो जाएगा डिवाइडेड बाय जो इक्विवेलेंट मतलब इक्विलिब्रियम का वेपर प्रेशर है, ये आपका गिवन है यहाँ पे 2260, जिसको हम कहते हैं सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। तो ये हो जाएगा आपका 2260 पास्कल, देन 100। तो यहाँ पर आपका वेपर प्रेशर आ जाएगा अराउंड, इसको आप कैलकुलेट करें तो आपका आंसर आएगा 1356 पास्कल। ओके, नेक्स्ट, 1 डॉप्सन यूनिट रिप्रेजेंट्स द ओजोन लेयर ऑफ थिकनेस। तो बच्चों डॉप्सन यूनिट्स आपको समझना है कि ये यूनिट है जिसमें हम ओजोन की लेयर को मेज़र करते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो एक ओजोन की लेयर होती है उसकी मेज़रमेंट होती है 0.01 मिलीमीटर। इसका नंबर मतलब होता है एक डॉप्सन यूनिट, यानी कि द नंबर ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल, जो नंबर ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल इस लेयर को बनाने में लगते हैं उसको हम 1 डॉप्सन यूनिट कहते हैं, और इसकी थिकनेस होती है 0.1 मिलीमीटर। अब अगर आप इसको देखें 0.1 मिलीमीटर को ऑप्शन 1 के अकॉर्डिंग, तो 100 सेंटीमीटर, इसका मतलब हुआ 1 डिवाइडेड बाई 100। अब हम देखेंगे तो 0.01 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1/10 ऑफ सेंटीमीटर, 1/10 यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 10, ये हो जाएगा आपका 0.1 सेंटीमीटर। लेकिन हमारी जो थिकनेस होती है वो होती है 0.01 मिलीमीटर। स्टेटमेंट सी, 100 ऑफ मिलीमीटर, तो 1 का डिवाइडेड करेंगे 100 से, ये आपका आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर। तो यही आपका आंसर है क्योंकि इतनी ही उसकी थिकनेस होती है। ओके, ऑप्शन सी वुड बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द ट्रांजिशन जोन इकोटोन बिटवीन द फ्रेश वाटर एंड द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज नोन एज। तो ट्रांजिशन जोन को हम कहते हैं राइपेरियन जोन। इस पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो वाटर बॉडी होती है बच्चों, इस वाटर बॉडी के जो दोनों साइड में ये जोन होता है इसको हम राइपेरियन जोन कहते हैं। इवन यहाँ पे जो प्लांट ट्रीज होते हैं उनको हम राइपेरियन ट्रीज भी कहते हैं। और यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी रिच होती है। ये जो जोन है जहाँ पर वाटर बॉडी है, इसके नीचे जो सॉइल होती है यहाँ पे अवेलेबल, उस सॉइल की कंडीशन पोरस कंडीशन होती है, क्योंकि वाटर अवेलेबल है वहाँ पे, तो वो थिक सॉइल होगी, आपकी लूज सॉइल होगी। तो इस जोन को, इसके नीचे वाला जोन होता है उसको हम हाइपोरिक जोन कहते हैं। तो हाइपोरिक जोन अलग होता है, इन्होंने पूछा है ट्रांजिशन जोन बिटवीन दिस, तो यहाँ पे राइपेरियन जोन इसका आंसर होगा। अगर आपको देखना है कि बेंथिक जोन क्या होता है, तो इस पिक्चर के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। बेंथिक जोन होता है जो हमारा सी सरफेस होती है उसके एकदम लास्ट में जाके, जो इसको हम सी फ्लोर भी बोलते हैं, जहाँ पर बहुत सारी ये कह सकते हैं कि लाइट अवेलेबल नहीं होती। आपका जो टाइटेनिक का मलबा है वो भी आपको बेंथिक जोन पर ही मिलेगा। और यहाँ पे कुछ ऐसे फिशेस होती हैं जो खुद से अपनी लाइट्स को बनाती हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं होती। ठीक है, उसके बाद आता है एपिलेमनेटिक जोन। ये तो लिम्नेटिक जोन है जहाँ पे वाटर लाइट अवेलेबल है सी सरफेस के ऊपर, लेकिन इसके अलावा जो दूसरा लैंड मास होता है इसी के बाद में, उसको हम एपिलिम्नेटिक कहते हैं, जहाँ पे सनलाइट पूरी मात्रा में होती है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ट्रांजिशन जोन इकोटोन बिटवीन द फ्रेश वाटर एंड द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज राइपेरियन जोन।
क्वेश्चन नंबर 5, बिसाइड्स स्टीम नेक्स्ट गैस इन ऑर्डर ऑफ अबंडेंस एमिटेड फ्रॉम अ वोल्केनिक इरप्शन। बच्चों अगर ये क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर सकते इसका मतलब आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका पिक्चर में बैकग्राउंड में आप वॉल्केनो को देख सकते हैं। वॉल्केनो से जो गैसेस निकलती हैं उसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है SO2 की, उसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड। इस पिक्चर के थ्रू आप समझ सकते हैं। यहाँ पे अगर हम कंपोजिशन देखें सबसे ज़्यादा अमाउंट होता है स्टेम का, क्योंकि स्टीम निकलती है उसमें। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया भी गया है। हमारा जो नॉर्मल एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन है तो वहाँ पे नाइट्रोजन जो गैस होती है उसकी कंपोजिशन होती है 78%, लेकिन वॉल्केनो से जो गैसेस निकलती हैं उसमें स्टीम सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। इस बात से आप ये भी पता लगा सकते हैं कि वॉल्केनिक इरप्शन एक नेचुरल प्रोसेस है। जब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं तो हम मालूम करते हैं कि कौन सा नेचुरल प्रोसेस है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज तो बहुत सारे हैं, ऑटोमोबाइल्स वगैरह हुए, लेकिन जो हम नेचुरल प्रोसेस हैं तो वहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन है, क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन 11.61 है। अब आप देखें कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर 0.03% होती है, और इसको इंक्रीज़ होने से ही ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और जब इतना ज़्यादा अमाउंट में ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी तो ऑफ कोर्स हमारी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी इस केस में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हेट्रोमॉर्फिक रॉक्स की। तो बच्चों हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। जब हम होमो वर्ड यूज़ करते हैं तो यानी कि एक सी चीज़ है, और जब हेट्रो यूज़ करते हैं तो डिफरेंट चीज़ें। मॉर्फिक रॉक, तो इसमें हमें बताना है कि कौन सी हेट्रोमॉर्फिक रॉक है। फर्स्ट स्टेटमेंट, सेम मिनरल कंपोजिशन अराइजिंग फ्रॉम द सिमिलर मैग्मा अंडर डिफरेंट कंडीशन। तो बच्चों सिमिलर मिनरल कंपोजिशन नहीं होती, क्योंकि हेट्रोमॉर्फिक की बात हो रही है, यानी कि डिफरेंट मॉर्फिक कंडीशन होगी। तो यहाँ पे है डिफरेंट मिनरल कंपोजिशन, ये बात सही है। अराइजिंग फ्रॉम द सिमिलर मैग्मा, एक ही मैग्मा से निकल रही है, अंडर डिफरेंट कंडीशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो ये सही स्टेटमेंट है आपका। सी कह रहा है डिफरेंट मिनरल कंपोजिशन, ये बात भी सही है। अराइजिंग फ्रॉम द डिफरेंट मैग्मा, तो बच्चों डिफरेंट मैग्मा से, अगर डिफरेंट मैग्मा से आपकी ये निकलेगी और डिफरेंट रॉक बनाएगी तो वो तो अलग अलग रॉक हो जाएंगी, लेकिन हम सिर्फ एक ही रॉक की बात कर रहे हैं कि जो एक पर्टिकुलर रॉक हेट्रोमॉर्फिक रॉक है वो किस कंडीशन में है। तो यहाँ पे आपका बी स्टेटमेंट सही होगा। नेक्स्ट, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑफ ग्रेट कंसर्न बिकॉज, किस वजह से ही ग्रेट कंसर्न में होते हैं। देखो बच्चों वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके नेचुरल भी होते हैं और एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज से भी रिलीज होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो एंथ्रोपोजेनिक कॉज है उसमें आपका इंडस्ट्रियल प्रोसेस, कंज्यूमर सॉल्वेंट्स, मोटर व्हीकल्स, ये सारे होते हैं। और इनकी बड़ी हमारी कंसर्न ये है कि जो हमारी जनरल इंक्रीज कर देते हैं रिलेटिव हाइड्रोकार्बन्स इन द एटमॉस्फेयर, इनकी वजह से हमारा पॉल्यूशन बढ़ जाता है। अगर हम नेचुरल कॉजेज़ के देखें तो इस पिक्चर में आप देखेंगे स्टबल बर्निंग, जो फिलहाल में बहुत ज़्यादा होने वाली है। अब दिल्ली में वहाँ का पॉल्यूशन भी बढ़ेगा, तो उसमें स्टबल बर्निंग से भी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिलीज होते हैं। दूसरा अगर नेचुरल कॉज मैं आपको दिखाऊँ, एक्चुअली वो वाला आपका एंथ्रोपोजेनिक कॉज ही है अल्टीमेटली, बट ये आपका नेचुरल कॉज है। कुछ प्लांट्स भी बच्चों वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिलीज़ करते हैं, लेकिन ये हार्मफुल होते हैं, मेजर लेवल पर नहीं होते हैं, क्योंकि प्लांट्स जो इनको रिलीज़ करते हैं वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि इनके ऊपर इंसेक्ट्स कुछ वो ना करें, इनको हार्म ना पहुँचाएं, ह्यूमन बींग से थोड़ा प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इस तरीके के वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्लांट्स रिलीज़ करते हैं। और एक चीज़ ये भी याद रखनी है कि ये नाइट में कम रिलीज़ होते हैं, डे टाइम में ज़्यादा रिलीज़ होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो ज़्यादा कंसर्न है हमारे लिए, बिकॉज इन रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन्स इन द एटमॉस्फेयर। यहाँ पे अदर स्टेटमेंट अगर हम देखें तो वन सच कंपाउंड्स इन द वेपर स्टेट दे आर डिफिकल्ट टू कंट्रोल इन द एनवायरनमेंट। इनको डिफिकल्ट तो होता है, लेकिन हम इनको कंट्रोल भी कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? जो भी हमारे एंथ्रोजेनिक फैक्टर हैं उनको हम कम करते, मिटिगेट करें अपने प्रोसेसर को। ओके, तो यहाँ पे सी वुड बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अ रॉक कंपाउंड एंटायरली ऑफ क्रिस्टल, जो पूरी रॉक क्रिस्टल्स की बनी होती है उसको हम होलो क्रिस्टलाइन कहते हैं। ये ऑलरेडी हम डिटेल में कवर कर चुके हैं, एनवायरनमेंट वाली सीरीज में आप जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाइपोथर्मोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेफर टेम्परेचर इन एक्सेस ऑफ, कितना ज़्यादा टेम्परेचर वो प्रीफर करते हैं? 80 डिग्री सेल्सियस। बच्चों हाइपर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, थर्मो यानी कि टेम्परेचर, और फिलिक जहाँ पे वर्ड्स आता है उसका मतलब होता है लव। अगर यहाँ पे फोबिक वर्ड आता है तो उसका मतलब होता है हेट, यानी कि उस चीज़ को पसंद ना करना। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को पसंद करते हैं और उनकी प्रीफरेबल कंडीशंस होती है मोर देन 80 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सा फिनोमेना मैं आपको दिखाती हूँ। आपने कभी सुना होगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या फिर डीएनए एनालिसिस, पीसीआर टेक्निक्स के बारे में, जहाँ पर हम सस्पेक्ट्स को डिटेक्ट करते हैं कि इसमें से कौन सा क्रिमिनल हो सकता है। जैसे कि डीएनए का सैंपल मिला कहीं से, उसके ऊपर हम पीसीआर परफॉर्म करते हैं, उनकी रिपीटेड सीक्वेंस में इस तरीके से इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल पे हमें ये साइंस मिल जाते हैं।
फिर हम सस्पेक्ट का चेक करते हैं डीएनए, तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि कौन सा सस्पेक्ट है, कौन सा क्रिमिनल हो सकता है। ये सारी चीज़ें हम डीएनए के ज़रिए कर सकते हैं। बच्चों ये जो सारा प्रोसीजर है ये पॉसिबल हो पाया है बिकॉज ऑफ ए हाइपर थर्मोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक हाइपोथर्मोफिलिक बैक्टीरिया होता है जो मोर देन 92 डिग्री सेल्सियस प्रीफर करता है, और उसके ज़रिए ही हमारा ये प्रोसीजर सक्सेसफुल हो पाए। अब वो क्या कहानी है उसको अगर आपको जाना है यू कैन कॉन्टैक्ट मी। क्वेश्चन नंबर 10, द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म ऑफ मरकरी इन वाटर इज़। तो वाटर में जो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक फॉर्म होती है मरकरी की वो मिथाइल मरकरी होती है। और मिथाइल मरकरी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे केमिस्ट्री में, अगर आपने थोड़ी सी केमिस्ट्री पढ़ी है तो CH3Hg, ये मिथाइल देन मरकरी। अगर इसको पानी की फॉर्म में देखें तो ये आपका हो जाएगा CH3, इस तरीके से Hg+ आयन CH3-, ये बी स्टेटमेंट आपका सही होगा। ओके बच्चों, इट वॉज ऑल अबाउट दिस पेपर 2022। अगर आपको और भी कुछ इसमें जानना है देन यू कैन आस्क मी इन नेक्स्ट क्लास। वी विल कवर द नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चंस ऑफ दिस पेपर। थैंक यू।